नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब शुरुआत करेंगे 5 शहर 5 बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज आपको बता दें कि इंडोनेशिया के बाली पहुंचे हुए हैं और जहां पर 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन की तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इनको आप देख सकते हैं, जिसमें सीएम माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और यहां पर बैठक G20 समिट की हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। पहली तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तस्वीर, और दूसरी तस्वीर ऋषि सुनक से भेंट प्रधानमंत्री मोदी ने की, और तीसरी जो बड़ी तस्वीर आपको देखने को मिल रही है वो G20 समिट की बैठक की तस्वीर है। और साथ ही साथ चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें बाइडेन से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री से भी चर्चा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाली में नमो नमो की गूंज। और देखिए, जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो वहां पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, लगातार वहां पे तमाम जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की बातें करते हुए नजर आते हैं, उनके काफी ज्यादा समर्थन में लोग नजर आते हैं। अब बाली में क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं तो वहां पर भी उनकी गूंज सुनाई दे रही है। संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। नितिन, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बाली पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो लोग हैं बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हैं, और तस्वीरें जो भी देखने को मिली, बैठक की तस्वीरें देखने को मिली और कई जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी किया गया। जी देखिए आकांक्षा, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाली पहुंचे थे। बाली में जो G20 जो सम्मेलन हो रहा था उसमें देखिए भारतीय जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे। वहीं जो है भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया था। उन्होंने जिस तरीके से संबोधित किया था उनमें यही कहा था कि आज जो है भारतीय समुदाय के जो लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा जिस तरीके से भारतीय समुदाय के लोगों को बहुत खुशी हो रही है और इसमें जो समुदाय के जो लोग हैं इनसे काफ़ी सालों बाद मुलाकात हुई है, तो उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा था। और साथ ही वो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात की थी और उनको बधाई भी दी थी। जिस तरीके से पहली बार उनकी मुलाकात उनसे हुई है प्रधानमंत्री बनने के बाद, साथ ही उन्होंने विदेश मंत्री से भी जो मुलाकात की, तमाम बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनसे सबसे मुलाकात की थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री बाली पहुंचे तो बाली में उनको नमो नमो के जो नारे थे उसमें गूंज उठा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं अपनी छवि वहीं छवि जो है बना के आते हैं। और साथ ही जिस तरीके से बड़े नेताओं के साथ में जो छवि बनी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार की भी जो चर्चाएं कराई थी, सरकार को देखते उन्होंने कहा कि केंद्र में बात की जाए तो केंद्र को देखते उन्होंने कहा कि केंद्र में भी अच्छा कार्य जो है सरकार कर रही है। और साथ ही उन्होंने जो है समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि आज मुझे संबोधन जो यहाँ पर करना पड़ रहा है। साथ ही उनके तमाम जो बड़े बड़े नेता थे उनसे मुलाकात की और साथ ही इस तरीके की जो संबोधन में उन्होंने कहा कि इनसे हमारा बहुत पुराना नाता है, जहाँ के बाली के जो लोग हैं उनसे हमारा बहुत पुराना नाता है। साथ ही उन्होंने सभी की जो है यहाँ पर संबोधन करते हुए बात की। बिल्कुल नितिन, और देखिए, खाद्य और सुरक्षा को लेकर भी प्रधानमंत्री वहां पर बोलते हुए नजर आए। और प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव इतना देखिए कितना ज्यादा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी उनकी मुलाकातें बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने उनसे बातचीत की, मुलाकात की, और जिस तरीके से वो लोगों के बीच पहुंचते हैं और एक माहौल ऐसा बनाते हैं कि लोग उनसे बहुत ही ज्यादा अपनत्व के साथ बात करते नजर आते हैं। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा और खाद्य और सुरक्षा की बातचीत भी की थी, उसमें संबोधन करते हुए कहा कि सुरक्षा को लेकर भी इन्होंने काफ़ी चीज़ों को बात की। तो वहीं अमेरिका के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। साथ ही इस तरीकों को देखते हुए और उससे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उसमें बड़ी खुशी का होती है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं अपनी एक छवि उनकी जो ऐसी बनी हुई है, जिस तरीके से तमाम जो देश के प्रधानमंत्री हैं चाहे राष्ट्रपति हों, तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं उनसे एक खुश हो जाते हैं मिलकर और खुशी की जो लहर है उसमें उठ पड़ते हैं। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 सम्मेलन में वहाँ पहुंचे हुए हैं तो वहाँ पर तमाम बड़े बड़े नेताओं चेहरों पर जो है मुलाकात की और साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की भी यहाँ पर बातचीत की है। जी बिल्कुल, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भी वहां पर मौजूद रहे, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात बहुत ज्यादा खास रही, उन्होंने उनका स्वागत भी किया। और इसके साथ ही देखिए, तमाम जो बड़े बड़े देशों से बड़े बड़े लोग सामने आए, नेता सामने आए, उनके साथ भी पीएम की तस्वीर ऐसी सामने आई जो कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात कह सकते हैं। और जब हमारे देश का प्रमुख जो है कभी दूसरे देश में जाता है, वहां पर बहुत अच्छे से स्वागत हो, बहुत अच्छे से सत्कार हो, तो यह हमारे लिए भी गर्व की बात होती है। नितिन, आपको आवाज मिल रही है? जी जी जी
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाली पहुंचे थे, तो वहां पर जो उनका स्वागत किया गया था, एक भव्य तरीके से यहाँ पर जो स्वागत यहाँ पर किया गया था, वो इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री उन्होंने भी इनका स्वागत किया। तमाम बड़े नेताओं ने, जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उन्होंने सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है स्वागत यहाँ पर किया था। जिस तरीके से आज उन्होंने भारतीय समुदाय के जो लोग थे उनसे जो संबोधन किया था, उसमें यही कहा, जिस तरीके से आज इनका पहले जो संबोधन यहाँ पर G20 को लेकर उनसे बातचीत की और उनको जो संबोधन करते हुए कहा कि भारतीय समुदाय के लोगों से काफ़ी साल बाद जो उनसे संबोधन किया और इनसे जो इनका लगाव है वो काफ़ी पुराना लगाव बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि काफ़ी पुराना लगाव है और साथ ही इस तरीके की जो बातें उन्होंने किया तो वहाँ पर जो तमाम बड़े जो नेता थे उनका सबका दिल जीत लिया और साथ ही समुदाय के जो लोग थे उनसे कहा कि आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। तो उसी को देखते हुए आज इसमें भारतीय समुदाय के लोगों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि, और उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी हुई आज मेरे को जो भारतीय समुदाय के लोगों को मैंने संबोधन किया और समुदाय के जो पहली बार इनसे मुलाकात किया। तो उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी खुश नजर आए और साथ ही उन्होंने तमाम बड़े चेहरों से जो है यहाँ पर मुलाकात की। बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखिए भारत की छवि भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से लोगों से बातचीत करने का तरीका है वो इतना ज़्यादा अहम और इतना ज़्यादा खास है कि लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित उनसे होते हैं। चलिए नितिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत आपका धन्यवाद। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तो हमने तस्वीर आपको दिखाई किस तरीके से उन्होंने G20 सम्मेलन में पहुंचकर अपनी एक नई छवि क्रिएट की और जिस तरीके से नेताओं ने उनका स्वागत किया वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए, हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। आगे बढ़ेंगे। यूपी की 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए नाम जो है उसकी घोषणा कर दी गई है और बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। मैनपुरी सीट से बीजेपी ने रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। रामपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया है, जबकि खतौली विधानसभा सीट से राजकुमारी सैनी प्रत्याशी होंगी। आपको बता दें कि मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव को टक्कर देने वाले बीजेपी के राजकुमार शाक्य की गिनती प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के करीबी के रूप में होती है और इन्हीं को बीजेपी ने उतारा है मैदान में। ऐसे में देखिए, बीजेपी का भरोसा रघुराज शाक्य पर देखने को मिला, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रघुराज शाक्य के लिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के बहुत करीबी ये हैं और इसी साल फरवरी में उन्होंने प्रसपा छोड़ दी है और बीजेपी का दामन थाम लिया था। रघुराज 2 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी ने उपचुनाव में उनको उतारा है और लगातार देखिए जिस तरीके से बीजेपी का ये पूरा रणनीति जो है चुनाव को लेकर, इसको लेकर कहा जा रहा है कि बहुत ही मजबूती के साथ रघुराज जो है वो बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे साथ संवाददाता प्रियम पाठक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, देखिए, मैनपुरी लोकसभा के लिए रघुराज शाक्य का नाम बीजेपी ने आगे किया है और ये कहा जाता है रघुराज शाक्य के लिए कि ये शिवपाल यादव के बहुत ज्यादा करीबी हैं, बीजेपी में कुछ टाइम पहले ही शामिल हुए हैं। तो ऐसे में अगर बात करें वोटों की, तो क्या लगता है कितना समीकरण इनके आने से बदलेगा समाजवादी पार्टी के लिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैनपुरी चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से सरगर्मी तेज है और वो जिस तरीके से कह सकते हैं हॉट सीट इस समय बनी हुई है उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से ये सीट जो थी वो खाली हुई है और वहां पर चुनाव होना है। तो ऐसे में ही दोनों ही पार्टियां, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगाकर उस सीट को अपने कब्जे में करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के लिए एक तरफ जहां बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैनपुरी उसकी पारंपरिक सीट रही है, उसका गढ़ कहा जाता रहा है, तो ऐसे में उनको अपनी सीट को बचाना है और इसीलिए पूरी तरह से समाजवादी पार्टी भी पूरा प्रयास कर रही है कि इस सीट को बचाया जाए। डिंपल यादव को जो है वहां से प्रत्याशी बनाया गया है और समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि नेताजी के जाने के बाद सिंपैथी वोट भी उनको मिलेगा। यादव के वोटों की जो संख्या है वो उनके साथ में आएगी और मुस्लिम वोट्स जो आएंगे तो उसके जरिए वो कहीं ना कहीं इस बार फिर एक बार इस सीट को जो है वो जीतने में कामयाबी हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रयासरत है कि मैनपुरी जो गढ़ कहा जाता रहा है समाजवादी पार्टी का, वहां पे अगर वो प्रत्याशी को अपने जिता पाती हैं तो वो एक बड़ा बूस्टअप का काम करेगा और वो ये नंबर ऑफ केवल एक सीट नहीं है मैनपुरी इस समय, कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के लिहाज से
अभी की ये जीत और हार जो है काफी समीकरणों को बदलेगी बिल्कुल। और इस बात को दोनों ही पार्टियां बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं और इसीलिए जो है उस पर एड़ी चोटी का जोर दोनों ही पार्टियां लगा रही। बिल्कुल वो प्रियम, नंबर और ऑफ यही एक वजह शायद सीट नहीं रही है है कि केवल। बीजेपी ने बहुत ही ज्यादा चिंतन मंथन के बाद, बड़ा समय लेने के बाद ये नाम का ऐलान किया है रघुराज शाक्य का, ताकि कोई भी चूक उनसे ना हो पाए, क्योंकि मैनपुरी का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हॉट सीट है मैनपुरी। तो ऐसे में कैंडिडेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस कैंडिडेट को बीजेपी उतारे। इसी वजह से डिंपल यादव की, क्योंकि जो भी विपक्ष में जाएगा डिंपल यादव के खिलाफ जो भी खड़ा होगा वो इतना मजबूत हो कि अपनी वहां पर एक अलग पहचान बना पाए, जनता के बीच अपना एक अपनी जगह को बना पाए। हाँ बिल्कुल, देखिए इस बात को बखूबी भारतीय जनता पार्टी समझती है और इसीलिए अगर आप देखें तो कई दौर की मीटिंगें चली हैं, लंबा मैराथन उस पर करी गई है और उसके बाद प्रत्याशी को घोषित किया गया है। जो नाम है प्रत्याशी का वो आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कई दिन पहले ही डिंपल यादव का जो नाम था बतौर प्रत्याशी के तौर पर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए जो है वो घोषित किया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को जो है वो आज प्रत्याशी घोषित किया है अपना। तो उसके पीछे भी समीकरणों का पूरा खेल है। समीकरणों के हिसाब से देखें तो 2 बार वो सांसद रहे हैं, 1 बार विधायक भी रहे हैं। जो कहीं ना कहीं जो शाक्य समुदाय है उसके बीच में उनकी अच्छी छवि और अच्छी पकड़ मानी जाती है और शाक्य मतदाता जो है वो काफी हद तक निर्णायक भूमिका मैनपुरी सीट पर भी निभाते हैं। इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी ने देखा है और रघुराज सिंह जो प्रसपा को छोड़कर जो बीजेपी में शामिल हुए तो उसका कह सकते हैं इनाम भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको दिया गया है बतौर प्रत्याशी के तौर पर। अब देखना होगा कि ये सीट किसके खेमे में जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं सम्मान की बात जो है बनी हुई है, जबकि ज्यादा जो कह सकते हैं जो चैलेंज है, जो बड़ा चैलेंज है, प्रतिष्ठा की भी बात बनी हुई है प्रियम, क्योंकि अगर मैनपुरी की सीट अगर समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गई तो कहीं ना कहीं बड़ी बेइज्जती किरकिरी भी है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का मैनपुरी, और अगर गढ़ में कोई दूसरा आके अपने आप की सीट ले जाए तो ये बड़ी चुनौती 2024 में साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए खड़ी हो जाएगी कि मैनपुरी की सीट से, क्योंकि देखिए लोगों को लगाव भी बहुत ज्यादा यादव परिवार से है, तो ऐसे में सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रियम, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। झारखंड में संताल में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए किए गए ईडी के समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 17 के बजाय एक दिन पहले यानी 16 नवंबर को ही पूछताछ करने के लिए ईडी को पत्र लिखा है। हालांकि ईडी ने तकनीकी कारणों से उनके पत्र को नामंजूर कर दिया है और इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर ईडी 17 नवंबर को ही मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए तैयार है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही ईडी ने मुख्यमंत्री को दूसरा समन 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था और इससे पहले पहला समन कर उन्हें 3 नवंबर को हाजिर होने के लिए लिखा था, लेकिन मुख्यमंत्री उस तारीख को हाजिर नहीं हुए थे और उन्होंने 3 हफ्ते का समय मांगा था। इसके बाद ही मुख्यमंत्री को 17 नवंबर को उपस्थित होने के लिए दूसरा समन भेजा गया था। तो सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिखा है। हालांकि ईडी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि तकनीकी कारणों से ये पूरा मामला जो है इसको लेकर इनकार कर दिया है। ईडी ने 17 नवंबर के बजाय 16 नवंबर को ही पूछताछ की बात कही गई थी। संवाददाता राकेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए 17 के बजाय 16 नवंबर को पूछताछ के लिए सीएम ने कहा, लेकिन ईडी ने तकनीकी कारणों की वजह से इनकार कर दिया। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आखिर 17 नवंबर की बजाय 16 नवंबर को क्यों कहा गया सीएम की तरफ से? देखिए, राज्य में जो हालात दिखाई पड़ रहे हैं और खास करके मुख्यमंत्री की तरफ से 16 नवंबर को पहुंचने की बात कही गई है, तो ईडी ने साफ तौर पे सबसे पहले कहा है कि उनके पहले से शेड्यूल बने रहते हैं और उस दौरान उनका कुछ न कुछ रहता है जहाँ से जांच की प्रक्रिया पूरी कराई जाती है। 17 नवंबर को सीएम को बुलाया गया है या उसी दिन वो उपस्थित हो। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि 16 नवंबर को आ सकते हैं और इसके बाद से अभी भी कहा जा सकता है कि आगे क्या होगा, मुख्यमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर अभी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि 16 नवंबर की उनकी व्यस्तता नहीं है और 16 नवंबर को ईडी के सामने आ सकते हैं। 17 नवंबर को उनकी कुछ व्यस्तता है जिसको लेकर ईडी के सामने आने में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जांच की प्रक्रिया है, कहीं न कहीं जिस तरीके से जांच एजेंसियां हैं वो अपने तरीके से सारी तैयारी करती हैं और उसको लेकर अब जाकर इस बार फिर से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं राज्य में जो हालात हैं उस पर कई तरह की चर्चा भी चल रही है। जेएमएम के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हो
सकता है कि कल से जमा होना शुरू हो राज्य में, और इसके बाद से ईडी के खिलाफ और बीजेपी के केंद्र में चल रही सरकार उनके खिलाफ कहीं न कहीं अब एक मुहिम छोड़ने की तैयारी चल रही है। और हो सकता है कि 16 नवंबर के बाद से ये तेज रूप और देखने को मिल सकता है। और मुझे जो लगता है कि यही सब कारण है जिसके चलते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है कि 16 नवंबर को ही वे ईडी के सामने प्रस्तुत हो जाए। जी बिल्कुल राकेश, और देखिए 3 नवंबर को भी बोला गया था सीएम को कि वो आए, लेकिन वो नहीं आए, और अब 17 की बजाय 16 नवंबर को पूछताछ के लिए कह रहे हैं। और लगातार सीएम सोरेन को लेकर जिस तरीके से विरोध भी देखने को मिला, सीएम को हटाने के लिए लोग लगातार इकट्ठे हुए हैं, और अब ये ईडी को पत्र उन्होंने लिखा जिसके बाद उनको इनकार किया गया है। आपको क्या लगता है कि इसको लेकर हालात कब तक सुधरेंगे, कब तक ये पूरा मामला चलने वाला है? देखिए, बड़ी विडंबना है। खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि एक तरफ जहां जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उस पर भी कहीं न कहीं लगातार विरोधाभास तमाम लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई, इधर हाल के दिनों में इनकम टैक्स की तरफ से भी कार्रवाई की गई है। इन सारी चीजों को लेकर राजनीति भी तेज होती जा रही है, और कहीं न कहीं विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी ने लगातार सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इस तरीके से सत्ताधारी दल के लोगों की तरफ से चीजें सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि कहीं न कहीं जहां जांच एजेंसियां काम कर रही है, वही राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं अपनी वोट बैंक को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। और इसी जद्दोजहद में ये सारी चीजें चल रही हैं। हो सकता है कि आज चूंकि स्थापना दिवस था राज्य का, इस दौरान राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, उस दौरान काफी चीजें अलग अलग तरीके से की गई हैं। और बिल्कुल राकेश, और इसके साथ ही देखिए लगातार ये आरोप भी लग रहा है बीजेपी पर, तमाम तरह के आरोप बीजेपी पे लगातार लग रहे हैं राज्य में। सीएम सोरेन की पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी जानबूझ के इस तरह की चीजें कर रही है ताकि इनके खिलाफ माहौल खराब हो और इनको नुकसान मिल सके और इससे बीजेपी को फायदा हो सके। देखिए, वोट बैंक को लेकर राजनीति निश्चित तौर पे हो रही है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जब से जांच एजेंसियां यहाँ पे कार्रवाई कर रही हैं, उस दौरान लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलते रहे हैं। लगातार बीजेपी ने तमाम चीजों को लेकर राज्यपाल से लेकर तमाम उन जगहों पर शिकायत दर्ज कराई है जहां जहां उनकी क्षमता थी और वो जा सकते थे। और इसके बाद जांच एजेंसियां भी काम कर रही हैं, लेकिन खास करके सत्ताधारी दल के लोग सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की सरकार, बीजेपी सभी मिलकर कहीं न कहीं राज्य में जो सरकार चल रही है उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जांच एजेंसियां अपना काम कर रहे हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत चल रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर कहा जा सकता है तो राज्य के लोगों का हो रहा है, जो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि आज के दिन जो विकास के साथ जुड़ने की बात आती है, उस पर कहीं न कहीं प्रभाव भी पड़ता नजर आ रहा है, और हालात का सीधे सीधे नुकसान राज्य के लोगों को हो रहा है। जी बिल्कुल, राज्य के लोगों को सब कुछ सफर करना पड़ता है, और जाहिर सी बात है राकेश की अगर कहीं पर भी इस तरह की चीजें होती हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी में लोग ही वहां के आते हैं, आम जनता ही आती है। चले, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। साउथ दिल्ली के महरौली में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 28 साल के एक युवक आफ्ताफ अमीन पूनावाला ने लिव इन रिलेशन में रहने वाली 26 साल की श्रद्धा वाकर की हत्या कर दी और उसकी लाश को करीब 2 दर्जन टुकड़े कर दिए लाश के, और उसके बाद उसको अलग अलग जगहों पर दिल्ली के ठिकाने लगाया है। महरौली पुलिस ने आरोपी आफ्ताफ को कोर्ट में पेश करके 5 दिन के लिए रिमांड पर लिया है ताकि श्रद्धा वाकर के लाश के टुकड़ों को ढूंढा जा सके और पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। पुलिस को सोमवार शाम तक लाश के 35 टुकड़ों में से करीब 13 टुकड़े मिल गए हैं। सभी टुकड़े इंसानी हड्डियों के रूप में मिल रहे हैं, और आरोपी आफ्ताफ ने बताया है कि उसने 18 मई को श्रद्धा का गला दबाकर पहले उसकी हत्या की और उसके बाद शव के टुकड़े कर दिए। टुकड़े घर में बाथरूम में किए हैं और उन टुकड़ों को पॉलिथीन में पैक करके फ्रिज में रखा हुआ था। शिवम सोनी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शिवम देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है और श्रद्धा के 35 टुकड़े, पूरा का पूरा ये मामला जो है यही दिखाता है कि कितनी ज्यादा मानसिकता अब लोगों की खराब हो चुकी है। क्राइम का लेवल देखिए, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जो ये क्रिमिनल है, आरोपी जो है, इसने क्या किया, ये पूरा जो इसका आइडिया जो है कह रहा है कि इसने एक वेब सीरीज से लिया है। देखिए, बिल्कुल श्रद्धा हत्याकांड मामले में आकांक्षा हर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, और फिलहाल अपडेट ये है कि पुलिस को इस पूरे मामले में 10 जो टुकड़े थे श्रद्धा के शव के, जिस तरह से आरोपी आफ्ताफ ने तकरीबन 35 टुकड़ों में उस शव को काटकर फ्रीजर में रखा था, पुलिस को 10 टुकड़े उस पूरे मामले में मिले हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस महरौली के जंगलों में आरोपी आफ्ताफ को ले गई थी पुलिस अपने साथ, और इसके बाद इन 10 टुकड़ों को वहां से निकल आ गया है, 10 टुकड़े मिल गए हैं। इसके साथ ही जो श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन है वो अब तक मिला नहीं है। पुलिस की कस्टडी में है आरोपी आफ्ताफ, उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि
तकरीबन मुंबई के पास या महाराष्ट्र में ही किसी जंगल में उसने उस फ़ोन को फेंका है। जानकारी ये भी आ रही है कि पुलिस द्वारा जो कहा जा रहा है कि आफताब श्रद्धा की हत्या करने के बाद उस मोबाइल को लंबे समय तक इस्तेमाल करता रहा ताकि लोगों को ये ना पता चले कि श्रद्धा नहीं है या श्रद्धा की उसने हत्या कर दी है। वहीं श्रद्धा के पिता हैं उस पूरे मामले में आफताब की फांसी की बात कह रहे हैं कि उन्होंने अपील किया सरकार से, कोर्ट से कि इस पूरे मामले में आरोपी आफताब को फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल शिवम, लेकिन क्या ये साफ हो पाया है कि हत्या के पीछे बताया जा रहा है काफी समय से दोनों की लड़ाइयां चल रही थी और श्रद्धा लगातार दबाव बना रही थी शादी करने का, लेकिन आफताब शादी नहीं करना चाहता था और इसी वजह से कहा जा रहा है कि हत्या उसने कर दी और 35 टुकड़ों में श्रद्धा को काटा है। तो क्या आपको इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है कि जब वो लिविंग रिलेशन में रह रहा था तो आखिर क्या वजह थी शादी ना करने की? देखिए, महत्वपूर्ण अपडेट फिलहाल ये सामने आया है कि श्रद्धा और आफताब एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। बब्बल उस डेटिंग ऐप का नाम है। उसके बाद श्रद्धा को मुंबई बुलाया गया, उसने कॉल सेंटर में जॉब की। आफताब भी उसी कॉल सेंटर में जॉब करता है। धीरे धीरे करके प्यार परवान चढ़ जाता है। घर वाले राजी नहीं थे शादी के लिए। फिर उसके बाद वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। 8 तारीख से 10 तारीख के बीच, तकरीबन 8 मई से 10 मई के बीच दिल्ली शिफ्ट होते हैं और 18 मई को कुछ ऐसी दोनों के बीच फाइट होती है, लड़ाई होती है कि आफताब इतना आक्रोश में जाता है कि उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए और उसकी हत्या कर दी। इस बीच पुलिस ने एक नई जानकारी दे दी है आकांक्षा कि जब टुकड़े कर दिए थे श्रद्धा के 35 और वो टुकड़े फ्रिज में रखे थे, तभी आरोपी आफताब ने बब्बल डेटिंग ऐप के जरिए किसी एक नई लड़की से रिश्ता जोड़ा। उस लड़की को अपने फ्लैट पर बुलाया। लड़की फ्लैट पर रुकी थी, ये बात भी सामने आ रही है। हालांकि वो लड़की कौन थी, पुलिस से जुटाने की कोशिश कर रही है। कहीं हत्या का कारण वो लड़की तो नहीं थी। ऐसा तो नहीं कि उस लड़की से रिलेशन में आफताब आ गया और उसी वजह से उसने इस रास्ते से हटाने के लिए श्रद्धा को मार डाला और श्रद्धा की हत्या कर दी गई हो। यह भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसका खुलासा होना बाकी है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल, पूरे मामले पर पुलिस जांच पड़ताल तो कर रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द पूरा मामला साफ हो पाए। हालांकि आरोपी ने यह कबूल कर लिया है कि उसी ने इसके टुकड़े किए थे श्रद्धा के और 35 टुकड़े करके उसने दिल्ली के अलग अलग एरियाज में उनको फेंक दिया था। चलिए शिवम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इस सूची में पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। पार्टी ने इन प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है। स्टार प्रचारकों के नामों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही साथ सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कमलनाथ और रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेताओं के नाम भी इस सूची में लिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल हैं। उनका नाम भी इसमें रखा गया है। और पहले राउंड की मतदान की अगर बात करें तो 1 दिसंबर को पहले राउंड का मतदान होगा। 2 चरणों में गुजरात में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 5 दिसंबर को होगा, जबकि 8 दिसंबर को कहा जा रहा है कि चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। गुजरात का चुनाव लगातार इसको लेकर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना राजनीतिक रंग दिखा रही हैं, अपनी अपनी कोशिश में लगी हुई हैं, चुनाव को अपने पाले में लाने की कोशिश लगातार पार्टियों की तरफ से की जा रही है। और गुजरात के चुनावी रण को लेकर कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी की है जिसमें तमाम प्रचारकों का नाम है। स्टार प्रचारकों के नाम में प्रियंका गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी नाम शामिल है और साथ ही साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम इसमें शामिल है। तो कुल 40 नामों को इसमें जगह दी गई है। हमारे साथ सहयोगी योगेश पांडे न्यूज रूम से जुड़ गए हैं हमारे साथ। योगेश, देखिए, गुजरात चुनाव को लेकर अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का भी नाम दिया गया है, लेकिन अभी हमने पिछले दिनों देखा था कि हिमाचल में भी, क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राहुल गांधी रहते ही हैं और कांग्रेस के नेता हैं वो, लेकिन उनका कोई भी वहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आया। पर यहां पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में गुजरात में उनको नाम दिया गया है और अब क्योंकि प्रचार को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी कोशिश में लगी हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। आकांक्षा, बिल्कुल यहाँ देखने वाली बात दरअसल ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि राहुल गांधी का स्टार प्रचारकों की सूची में नाम होता है, लेकिन राहुल गांधी होते नहीं हैं, प्रचार करते नहीं हैं। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी भी पुरजोर तरीके से उठा रही है। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और वो इस यात्रा को छोड़ करके किसी भी प्रोग्राम में शिरकत करते नजर नहीं आ रहे हैं। उस यात्रा को पूरी करना चाहते हैं। गुजरात चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो गुजरात चुनाव में आज कांग्रेस ने जिस तरीके से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, उसमें आपने 4 नाम बताए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया
सोनिया गांधी और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके साथ ही राजस्थान के 4 नेताओं को नाम इसमें तरजीह दी गई है। और वजह ये बताई जाती है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, राजस्थान के नेताओं को इसलिए इस स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया जाता है क्योंकि बताया जाता है कि प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा लोग राजस्थान से गुजरात जाते हैं और वापस आते हैं इनका बिजनेस सिलसिले को लेकर के। इस वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन लोगों का नाम शामिल होता है। गुजरात चुनाव में सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है क्योंकि आज भी एक बार फिर से अमित शाह ने यह कहा है कि गुजरात चुनाव हम फतह करेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी फतह करेगी और एक बार फिर से जो मुख्यमंत्री होंगे वो भूपेंद्र भाई पटेल ही बनेंगे। इस बात का भी ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो वो पहले ही अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम ऐलान कर चुकी है। दरअसल पंजाब की तर्ज पर ही गुजरात में भी उसने एक सर्वे कराया और सर्वे के तहत उसका नाम का ऐलान किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1998 के बाद से गुजरात का ये अभेद्य किला कोई भेद नहीं पाया है। 1998 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार है। 2001 बिल्कुल, और इसी वजह से योगेश, क्योंकि लगातार वहां से समाजवादी माफ कीजिएगा बीजेपी की सरकार लगातार बनी हुई है और यही वजह है कि बीजेपी के लिए भी कड़ी चुनौती है कि कोई दूसरा आके उनके रण में फतह ना हासिल कर ले। और कांग्रेस भी लगातार अपने दांव को खेल रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि कांग्रेस की स्थिति अगर देखें बाकी राज्यों में बहुत ज्यादा खराब है। तो ऐसे में कांग्रेस भी पूरी कोशिश में लगी हुई है और इसमें आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। लेकिन योगेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस की अगर बात करें तो क्या स्थिति कांग्रेस की वहां पर देखने को मिल रही है? आकांक्षा, कांग्रेस का अगर हम जिक्र करें तो कांग्रेस लगातार वहां पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है क्योंकि अगर 2017 के विधानसभा चुनावों पर हम नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी 99 सीटों पर फतह पाई थी। वहीं कांग्रेस भी बहुमत के आंकड़े से थोड़ी ही दूर रह गई थी। 77 सीटों पर कब्जा किया था कांग्रेस ने। लेकिन इस बार कांग्रेस का एक और नया रूप देखने को मिला है। कांग्रेस इस बार बड़ी रैलियों का आयोजन नहीं कर रही है, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है और ये कह रही है कि दरअसल ये कैंपेन सक्सेसफुल होगा, जनता तक पहुंचने की कवायद लगातार की योगेश, और कहा जा रहा है कि साइलेंट कैंपेन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और जिस तरीके से कांग्रेस की रणनीति इस बार देखने को मिल रही है, तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन इसको दिखाना नहीं चाह रही है बाहर तौर पर, और इसका ताकि अंदाजा बाकी पार्टियों को ना हो और उसका फायदा सीधा सीधा कांग्रेस को मिल जाए। चलिए योगेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।